शुरू कर लेते हैं अपना हिंदी एडवांस प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारे पत्र लेखन से कुछ अधिक क्वेश्चन होने वाले हैं। जबकि हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा साहित्य से क्या पूछा गया है, अनाम दास का पोथा किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक, ऑप्शन दिए गए मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, उसके बाद यह हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है, तो बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। इससे अलग उपन्यास भी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, अन्य जो भी हमारे आते हैं। तो आज हम अपने साहित्य में कंप्लीट करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब तक हजारी प्रसाद द्विवेदी से हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं सबको अपना कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से हम अपना हिंदी साहित्य को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस कवि से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, जन्म से दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907। कहाँ हुआ था, तो बताना उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो 1989 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद इनका कर्म क्षेत्र क्या रहा है, तो याद रखना निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक और संपादक रहे हैं। कर्म भूमि क्या रही है इनकी, बनारस इनकी कर्म भूमि रही है। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यह भी याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद की कर्म भूमि क्या थी, तो भी आपको यही आंसर लगाना है। मुंशी प्रेमचंद की कर्म भूमि भी क्या है, बनारस। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिले हैं, जैसे 1957 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और उसके बाद 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया आलोक पर्व के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 1949 में इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। अन्य तथ्य जो आपको याद रखने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम पूछा जाता है, तो बचपन का नाम पूछा जाता है तो बताना बैज नाथ इनके बचपन का नाम था। ठीक है, उसके बाद इससे अलग जो आपको याद रखना है कि इन्होंने कबीरदास जी को कौन सी संज्ञा दी थी, वाणी का डिक्टेटर कहा था। वाणी का डिक्टेटर, तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया था। जबकि वास्तविक नाम क्या था इनका, बैजनाथ है। अब बात कर लेते इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जैसे देखो कौन कौन सी है। पहली याद रखना कबीर आती है, नाथ संप्रदाय, उसके बाद नेक्स्ट कालिदास की लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके बाद नेक्स्ट हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य संचार, साहित्य का मर्म, नेक्स्ट लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन धर्म साधना, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखना, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, उसके बाद मेघदूत एक पुरानी कहानी, और लास्ट साहित्य सहचर। ठीक है, तो ये याद रखना। सब में आप देखोगे तो साहित्य शब्द लगभग सभी में है। अब बात कर लेते हैं इनके महत्वपूर्ण है उपन्यास जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, चारु चंद्र लेख, उसके बाद पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा जो हमसे पूछा भी गया है। कुछ निबंध है इनके, देख लेते हैं। जैसे क्या निराश हुआ जाए, एक कुत्ता और एक मैना, अशोक के फूल बहुत महत्वपूर्ण, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विचार प्रभा, नेक्स्ट कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक के पर्व, उसके बाद नेक्स्ट शीरीष के फूल, अशोक के फूल शीरीष के फूल दोनों ही है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ कहानियां हैं इनकी, जैसे आम फिर बोरा गए, महात्मा के महापरायण के बाद, नेक्स्ट ठाकुर जी की बटूर, केतु दर्शन, समालोचक की डाक, और उसके बाद लास्ट साहित्य का नया कदम। तो साहित्य के नाम से बहुत सारी इनकी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपको याद रखना है। इनकी जो पुरस्कार वाली उपलब्धि है याद रखना, हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से हम अपना साहित्य को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। हमारे 24 कवि है, हम अपनी 24 वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट रिपीट कर देते। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे साहित्य वाला जो पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका क्या आंसर हुआ, अनाम दास का पोथा किसकी महत्वपूर्ण उपन्यास था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पत्र लेखन का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बताया कि आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में पत्र लेखन के अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं।
बताइए क्या दिया गया है। पत्र लेखन से दिया गया है हमारा पत्र का सबसे पहला भाग क्या होता है, बताइए। पत्र का जो हमारा सबसे पहला भाग होता है क्या होता है, तो याद रखना पत्र का हमारा सबसे पहला भाग होता है पता और उसकी तिथि। बेसिक से चलेंगे और एडवांस को पत्र लेखन की एक अलग से भी वीडियो आने वाली है जिसमें अपना पत्र लेखन के ही सिर्फ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना पत्र लेखन का सबसे पहला भाग क्या होता है, पता और तिथि होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, पत्र में तिथि किस स्थान पर लिखी जाती है, बताइए। जो डेट लिखी जाती है किस स्थान पर लिखी जाती है, अंत में, संबोधन के बाद, या पत्र के आरंभ में, या विषय के नीचे। तो जो तिथि लिखी जाती है हमारे पत्र के आरंभ में लिखी जाती है। ठीक है, तो याद रखना पत्र में तिथि कहां लिखी जाती है, तो पत्र के आरंभ में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट, पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है, बताइए। बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद एडवांस की ओर चलेंगे और जो अपनी पत्र लेखन की वीडियो आने वाली है उसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन हमारे हिंदी भाषी राज्यों में आए हैं सबको अपना कंप्लीट करेंगे। बताइए इसमें क्या पूछा है, पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है, प्रस्तावना, विषय, उपसंहार या अनुच्छेद। तो याद रखना पत्र का अंतिम भाग पूछा जाए तो क्या होता है, उपसंहार होता है जिसमें अपने सिग्नेचर किए जाते हैं, वो जो बॉक्स बना हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन पूछा था पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो बताना उपसंहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है और क्या दिया गया है, सरोरुह किसका पर्यायवाची शब्द है, माखन, चोर, नाव या कलम का, बताइए क्या दिया गया है, सरोरुह। इससे अलग क्या आपको याद रखना है, जैसे कि उत्पल भी आता है हमारा। नेक्स्ट, उत्पल, पुंडरीक, कोकनंद, जलज, जय वाले तो सभी आ जाते हैं, जैसे कज, पंकज, जलज, सरोज, कज, पंकज, जलज, सरोज। नेक्स्ट, सतदल, सतदल, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। उसके बाद अब जो हो जाएगा, अब जो पूछा जाए किसका पर्यायवाची है, तो बताना ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची है। उसके बाद कुछ नाम आएंगे जैसे अरविंद और राज, तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है हमारे। और सरोरु किसका हो जाएगा हमारा, ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, बताइए। जो हमारी भाषा दी गई है इसमें किसकी बोली है जो विष्णुपुरिया है, उड़िया, असमिया, गुजराती या बांग्ला की। तो याद रखना पूछा जाए विष्णुपुरिया किसकी बोली है, तो ये हमारी असमिया की बोली होती है। किसकी होती है, असमिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे अलग जो आपको याद रखना है असमिया के बारे में कि किसके अंतर्गत आती है, तो बताना ये हमारी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अब मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो याद रखना जैसे बांग्ला आती है। नेक्स्ट, बांग्ला, बिहारी, उड़िया, असमिया। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, मागधी अपभ्रंश के। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विष्णुपुरिया किस बोली किसके अंतर्गत आती है, तो बताना असमिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, डायरेक्ट आंसर बताना है। मिश्र वाक्य पूछा गया है और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है और शब्दों का प्रयोग किया जाता है मिश्र में, जैसे जियो। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया भी है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, तो कौन सा हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी है,
बताइए, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है? तो आपको याद रखना, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बताना सर, क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? रीतिवाचक, जिसमें तौर तरीके और ढंग का पता चलता है। उसके बाद दूसरा होता है कालवाचक, जिसमें समय का पता चलता है। उसके बाद तीसरा होता है स्थानवाचक, जिसमें स्थान का पता चलता है। और चौथा जो लास्ट होता है हमारा परिमाणवाचक, जिससे किसका पता चलता है? एक नाप तोल का पता चलता है, नाप तोल का पता चलता है। और इसमें आप पूछा गया है कि मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। कितनी करनी है? बस थोड़ी सी मात्रा में मदद करनी है, ज्यादा नहीं करनी। और ये क्या हो जाएगा हमारा? परिमाणवाचक। ठीक है, क्योंकि मात्रा की बात की गई है। अगर समय होता तो काल हो जाता, एक तौर तरीका या ढंग होता तो रीतिवाचक हो जाता, और एक स्थान होता जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो हमारा स्थान हो जाता। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया क्रिया विशेषण से। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? याद रखना, 4 होते हैं और बड़े आसान है, रीति, काल, स्थान और परिमाण। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति से पूछा गया। सभी टॉपिक होने वाला, कुछ बाहर नहीं जाने वाला, बस आप अपना प्रैक्टिस करते हुए चलो और अपने नंबर काउंट करते हुए चलो। कितने नंबर बनते हैं बताइए? तेरी तोली तेरे मुख में रोली लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बताइए, तेरी तोली तेरे मुख में रोली लोकोक्ति का क्या अर्थ होने वाला है? बताइए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, सभी के साथ एक सा व्यवहार करना, या निर्दोष या किसी के उपकार को भी ना मानना, या किसी के उपकार पर भी क्रोध व्यक्त करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तेरी तोली तेरे मुख में रोली का क्या हो जाएगा? किसी के उपकार करने के बाद भी उस पर क्रोध व्यक्त करना। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, निम्न में कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? हमारे यहाँ हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो बताना। हमारे यहाँ हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है? तो पहला बताना, पहली होती है पश्चिमी हिंदी उपभाषा, दूसरी पूर्वी हिंदी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, नेक्स्ट राजस्थानी उपभाषा, उसके बाद बिहारी उपभाषा, और लास्ट हमारी पहाड़ी उपभाषा। तो कितनी उपभाषाएं होती हैं हमारे यहाँ? तो ये भी याद रखना, पूछा गया 5 होती है। ठीक है, 5 के नाम याद रखना, कौन कौन सी हमारी उपभाषा। क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि कौन सी हमारी उपभाषा में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, मराठी हमारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब इससे अलग जो आपको याद रखना है, देखो क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, इसमें हमारी कितनी बोलियां आती है? तो बताना सर, इसमें 5 बोली आती है। ठीक, पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में कितनी आती है? तो बताना, इसमें हमारी 3 आती है। राजस्थानी में 4 आती है हमारी, बिहारी में 3 बोलियां होती है, और पहाड़ी में हमारी 2 + 1, एक कौन सी होती है? ये हमारी नेपाली होती है। सही है, अब देखो जो याद रखना है, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, 6, 4 10 और 5 10, और टोटल ऐड कर लो अपना, 5 और 3 8, तो टोटल कितने हो गए? 18। 18 क्या होती है हमारी? तो 18 तो हमारी बोलियां है। सही, इनमें एक जो प्लस करके लगाई गई है ये नेपाली है। सही है, क्योंकि नेपाली नेपाल में भाषा है, लेकिन भारत में क्या है? ये बोली है। और नेपाली हमारे संविधान की भाषा में भी ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाली हमारे सिक्किम में बोली जाती है। ठीक, तो ये याद रखना। तो बोली कितनी है? 18। और पूछा जाए उपभाषा कितनी है? तो बताना सर 5, और यहीं से आपको घुमा देगा बोली और उपभाषा से। तो आपको घूमना नहीं है, उपभाषा 5 और बोली कितनी हमारी? तो बताना 18 हो जाएगी। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा मराठी। अब बताइए नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत ही सुंदर है। में बहुत क्या है? अच्छा है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें क्या हमारा? बहुत बताना है। अब देखो बात कर लेते हैं जो हमारा सुंदर दिया गया है। सुंदर क्या है? ये तो हमारा विशेषण है। सुंदर क्या दिया गया है? विशेषण दिया गया है। लेकिन देखो दृश्य है, सुंदर भी कितना है सर? बहुत है। तो बहुत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण, प्रविशेषण।
और प्रविशेषण का अन्य नाम भी आपको याद रखना है। प्रविशेषण को क्या कहते हैं हम? अंतर विशेषण भी बोला जाता है। प्रविशेषण को ही क्या बोलते हैं? अंतर विशेषण बोलते हैं, अगर क्योंकि ये विशेषण के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखना। तो प्रविशेषण हो जाएगा हमारा बहुत, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। होते क्या है प्रविशेषण? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, क्योंकि यहाँ सुंदर बता रहा है, ठीक है, कि सुंदर कितना है? बहुत। तो बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की। तो क्या हो जाएगा हमारा? बहुत प्रविशेषण हो जाएगा, जबकि विशेषण होता तो सुंदर हो जाता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, आपको एकदम बता देना है। पूछा गया है सकर्मक क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया हमारी जो सकर्मक नहीं दी गई है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कौन सी क्रिया जो हमारी सकर्मक नहीं है? सकर्मक होती है कर्म के साथ। क्या होती है? कर्म के साथ। जो कर्म के साथ हो सकर्मक, जो कर्म के बिना हो उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे यहां दिया गया है हस्ता, हमारा क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, ये सकर्मक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं थी? तो बताना ऑप्शन नंबर ए में ही होगी, क्योंकि यहां से उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है? गरीबों के लिए निमित्त धन इकट्ठा करो में कारक बताना है। क्वेश्चन पूछा गया हमारा कारक से। बताइए गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो। अब देखो कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक की परिभाषा क्या होती है? सर इसमें एक साधन का बोध होता है, कि कोई ना कोई माध्यम जुड़ा होता है, एक साधन का बोध होता है। अपादान में क्या होता है? सर इसमें तो अलग होने का भाव होता है, बिल्कुल अलग हो जाना, टूट जाना, है ना? सही है। संप्रदान में क्या होता है? इसमें कोई चीज सर सदा के लिए दे दी जाती है, कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है। और कर्ता तो आसान होता है, इसमें ने का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारा वाक्य होता है वर्तमान काल में होता है। ठीक है, तो ये हमारे कर्ता की पहचान हो जाएगी। अब देखो गरीबों के लिए हो रहा है इकट्ठा धन। किन के लिए? गरीबों। गरीबों को जो धन दे दिया जाएगा वो वापस तो नहीं लिया जाएगा, अर्थात कोई चीज सदा के लिए दे दी जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आप के लिए से पहचान सकते हो। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, तो आप जब कभी भी कारक करो या कुछ भी, आप चाहे अलंकार करो, कारक करो, समास होते समास, या हिंदी अपना पत्र लेखन होगा, ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए संयुक्त स्वर पूछे, तो पहले तो याद रखना संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी? सर 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? चारों को याद रखना। ए होगा, आई होगा, नेक्स्ट ओ और औ। सही, ये तो इतना पूछ लिया गया, कोई बात नहीं। ये इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि यदि इन्हें विच्छेद कर दिया जाए तो किस तरह से होगा। जो ए होगा हमारा, ये किससे मिलकर बना है? तो बताना ये हमारा ए और ई से मिलकर बना है, जबकि ए और छोटे ए से मिलकर बना है। उसके बाद ओ ए और ऊ से मिलकर बना है, जबकि औ ए और औ से मिलकर बना है। ठीक है, देखो अगर आपकी याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके लिए ट्रिक है, आप याद रख लेना। देखो किस तरह से आप याद रख सकते हो कि देखो कॉमन है सब में, ए तो आना ही है। ठीक है, अब जो दिया गया हमारा ए, ठीक है, ये हमारा ए और ई से मिलकर बना है, जबकि बड़ा वाला शब्द जो है, दोनों दोनों बड़े, देखो आप जो दोनों बड़े दिए गए हैं ये अपने छोटे से मिलकर बने हैं। ये जो दोनों शब्द हैं बड़े वाले, ये अपने वाले छोटे से बने, और ए तो कॉमन है, ए तो चारों में ही आना है, ये तो बिल्कुल कॉमन है। लेकिन ये जो बड़े वाले हैं दोनों, ए और औ, ये अपने छोटे से मिलकर बनी, और ए हमेशा कॉमन आता है। तो आपको दो ही याद रखने, एक तो जो दिया गया हमारा ए, और दूसरा हमारा ओ। आप बोल के देखना, शुद्ध जो उच्चारण होगा, इनका उच्चारण रूप ही ये कहलाता है, इनका उच्चारण रूप ही ये कहलाएगा। आई कहेगा, ए आएगा। ठीक है, तो याद रखना इस तरह से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है, आपको नहीं घूमना है। तो आपको ये याद रखना संयुक्त स्वर है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो बताना संयुक्त स्वरों की संख्या सर हमारी 4 होती है। किस ऑप्शन में 4 लगातार दिए गए? ऑप्शन नंबर डी में हमारे दिए गए। सही है, तो संयुक्त स्वर कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, वाक्य में जहां अर्धविराम की अपेक्षा, किसकी? अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना पड़ता हो, वहां पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बताइए बताइए। अर्धविराम के स्थान पर, कहने का मतलब ये हमारा अर्धविराम है, इसके स्थान पर थोड़ा कम रुकना पड़ जाए
तो जब इसके स्थान पर थोड़ा कम रुकना पड़ जाए तो हमारा ये हो जाएगा, और इस महाशय को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अपना अल्प विराम। अल्प विराम क्वेश्चन देख सकते हो, जिस तरह से आए हैं उसी तरह से आपको करा दिया गया है। जहां अर्ध विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना पड़ जाए वहां अल्प विराम होता है, और अल्प विराम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अल्प विराम को विराम चिन्हों का क्या बोला जाता है, राजा होता है, ये भी याद रखना। ऐसा विराम चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आता है, शब्दों के स्थान पर आता है, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, अल्प विराम। शब्दों के स्थान पर अल्प विराम आता है, सबसे बड़ा विराम चिन्ह अल्प विराम है, विराम चिन्हों का राजा कहा जाता है। और अर्ध विराम से थोड़ा कम स्थान आता है तो वो हमारा अल्प विराम हो जाएगा। नेक्स्ट, केंचुआ शब्द बताना है कौन सा हमारा होने वाला है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, या उसके बाद उभयलिंग। तो याद रखना जो केंचुआ शब्द है हमारा उभयलिंग शब्द है। उभयलिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना उभयलिंग की परिभाषा। ऐसे शब्द जो दोनों लिंग, दोनों कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। ऐसे शब्द जो दोनों लिंग में समान हो, ऐसे शब्द जो दोनों लिंग में समान हो उसे क्या कहते हैं सर, हम उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे देखो केचुआ क्या दिया गया हमारा, ये उभयलिंग है, इसकी पहचान नहीं होगी, तो इसकी पहचान के लिए हम इसके आगे नर शब्द का प्रयोग करेंगे या मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखना केचुआ क्या हो जाएगा हमारा, उभयलिंग हो जाएगा। उभयलिंग क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो दोनों लिंग में क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं सचिव या प्रधानमंत्री। ठीक है, सचिव या प्रधानमंत्री कैसे शब्द हमारे, उभयलिंग है। क्योंकि मैं अगर ऐसा बोल देता हूं मैं सचिव से मिल आया, तो आपको नहीं पता चलेगा मैं जिससे मिल कर आया हूं वो स्त्री थी या पुरुष था। तो ऐसे शब्द जो हमारे होते हैं दोनों लिंगों में समान होते हैं क्या कहलाते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं। पद मैक्सिमम इसी में आ जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सचिव, ठीक है, अध्यक्ष, सब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन। क्या है, लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता, बताइए। कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है और आपसे पूछ लिया गया है। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या कारक। तो आपको याद रखना लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता, तो बताना सर सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है। सर्वनाम नहीं बदलते हैं लिंग के आधार पर, तो ये किस आधार पर बदलते हैं, वचन के आधार पर बदल जाते हैं। अगला बताइए क्या दिया गया है, गुरु की उत्तर अवस्था पूछिए। कौन सी अवस्था, उत्तर अवस्था। क्योंकि अवस्था कितनी होती है, तो विशेषण की अवस्था होती है, विशेषण की अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, तो सर अवस्था होती है हमारी तीन। पहली मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था जो पूछी भी गई है, और तीसरी होती है उत्तम। उत्तम मतलब सर्वोत्तम। अब जैसे देख लेते हैं जो दिया गया है, शब्द लिखा है गुरु, गुरु शब्द अपने मूल अर्थ में है, इसकी जो उत्तर अवस्था हो जाएगी ये हो जाएगी गुरुत्तर। क्या हो जाएगी, याद रखना गुरुत्तर हो जाएगी, गुरुत्तर। और सर उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी, तो बताना गुरुत्तम हो जाती है, गुरुत्तम। अब आपको याद क्या रखना है, तो देखो याद क्या रखना है, जब किसी कभी भी उत्तर अवस्था बनानी है तो तर शब्द से बनती है, जब उत्तम अवस्था बनाती है तो तम से बनती है। इस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है, विशेषण की अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी अवस्थाएं होती है विशेषण की, तीन होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द हमारा देशज होने वाला है, ये हमें याद रखना है। पहले तो देशज शब्द के बारे में याद रखना, इसकी परिभाषा। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। परिभाषा याद रखना है। अब बताइए कौन सा शब्द हमारा देशज, काट, ऊंट, पैसा या उल्लू। और बता देते हैं, जैसे एक शब्द होता फावड़ा, देशज शब्द है हमारा। बाप देशज शब्द है। ठेस देशज शब्द है। चालू भी देशज है। नेक्स्ट खिड़की, लोटा, झुग्गी भी हो जाएगी। नेक्स्ट चेला, ढांचा, चूणी,
नेक्स्ट हो जाएगा थैला। उसके बाद जो पूछा गया हमसे पैसा ही पूछा गया, पैसा भी हमारा और हमारा मास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया हमारा, सॉरी यहाँ पे पैसा क्या हो जाएगा हमारा, पैसा कैसा शब्द हमारा, देशज शब्द है पैसा। ठीक, बाकी अन्य देशज शब्द है, याद रखना देशज शब्द से इंपोर्टेंट देशज शब्द की परिभाषा है, ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले देशज शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वाच्य से, क्वेश्चन पूछा गया है वाच्य से, बताइए भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए कौन सा है हमारा। वाच्य से याद रखना, वाच्य के बारे में 1 मिनट का टॉपिक होता है वाच्य, याद रखना क्या दिया गया है वाच्य। परिभाषा क्या होती है वाच्य की, तो बताना परिभाषा होती है सर बोलने का विषय, बोलने का विषय। ठीक है सर, क्या विषय, कि बोलते समय यदि कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और भाव फीलिंग की, ठीक है, प्राथमिकता है तो भाववाच्य। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं बताना सर। वाच्य के हमारे 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन पूछा गया हमारा भाववाच्य से, ठीक है, अर्थात फीलिंग बतानी है। बताइए पहले दिया गया है मुझसे बैठा नहीं जाता, बिल्कुल सही लिखा है, ये तो हमारा भाववाच्य है, लेकिन पूछा गया है कौन सा नहीं है। राम से खाया नहीं जाता, ये भी सही है, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि धूप में चला नहीं जाता, ये भी हमारा भाववाच्य है। तो वाच्य का क्या अर्थ होता है तो बताना सर बोलने का विषय होता है। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। वाच्य कंप्लीट। अगला सदयुगम से क्वेश्चन है जो दर्शाता आपकी हिंदी और आपकी वोकैब को, कि आपकी वोकैब कैसी है, बताइए। अंश पूछा है दोनों, अंश और अंश, शब्द युग्म का कौन सा अर्थ हमारा सही होने वाला है। तो पहला जो अंश दिया गया है ये होता हमारा कंधा, और दूसरा अंश होता हमारा हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बर्तनी पूछी गई है, रिपीट है, बहुत आसान है। कौन सा हमारा, बर्तनी की दृष्टि से दिया गया है एक वाक्य अशुद्ध। अनुग्रहित शुरू सा नवाब आशीर्वाद, जो नवाब में ये लिखा है कि नवाब सही लिखा है, अब बताइए कौन सा हमारा शुद्ध रूप होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी सही लिखा है, नवाब भी सही है, शुरू सा ये भी सही है। अनुग्रहित गलत लिखा है, किस तरह से हो जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा। ठीक है, जो रे लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है, ये तो हमारा रे लगा हुआ है, जबकि ये हमारा री हो जाएगा। ठीक है, और री ही शुद्ध रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ए हो जाएगा। अनुग्रहित अशुद्ध दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, बताइए। साहित्य से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी हमारा हमेशा साहित्य से होता है और हम पूरा अपना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं साहित्य में, इसी तरह से अपने कवियों को कंप्लीट करते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, कोई टॉपिक जो आप बढ़ाना चाहते हो कि सर वर्णमाला से ज्यादा क्वेश्चन या पत्र लेखन या अपने कुमाऊनी गढ़वाली, आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।